हेलो गुड इवनिंग ऑल। दिस इज ज्योति आर्या, बायोलॉजी फैकल्टी। और आज हम एक यहाँ पे जूलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ जान लेते हैं कि हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है, या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की इसलिए रिक्वायरमेंट है क्योंकि हमारे बॉडी में डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट सिस्टम पाए जाते हैं। जैसे डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। तो एंजाइम्स, हार्मोन्स हार्मोन्स सिक्रीट करने के लिए एंडोक्राइन सिस्टम होता है। तो इन सिस्टम्स का आपस में कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहे। तो इसीलिए कुछ एक सेल्स आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगी, कुछ केमिकल्स के थ्रू, कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन्स के थ्रू। तो इनका एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देयर मस्ट बी सम मीडियम जिसकी जो कि सभी सेल्स तक जिसकी रीच हो, जो सभी सेल्स तक पहुंच सके। तो सबसे बेस्ट मीडियम यहाँ पे क्या होता है? ब्लड होता है। ठीक है। पर ब्लड अकेले तो कुछ कर नहीं सकता। उसे उसे प्रॉपर किस टाइप से पहुंचाया जाए, कैसे उसे कलेक्ट किया जाए वापस, इसके लिए एक पूरी यूनिट होनी चाहिए, जिसको हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं उसकी यूनिट्स क्या क्या हैं। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की तीन मेजर यूनिट्स होती हैं: हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? हार्ट। जिस तरीके से जो भी वाटर सप्लाई जो होती है, अगर हमें हाइट तक पहुंचाना है या ज्यादा डिस्टेंस तक अगर हमें उसे पहुंचाना है, तो प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा पानी का, जिससे कि वो थ्रू आउट उसकी सप्लाई हो सके। तो उसी तरीके से ब्लड को, जो कि डिफरेंट कंपोनेंट्स कैरी कर रहा है, विच इज टू बी ट्रांसफर्ड, तो इसके लिए जरूरी है कि देयर मस्ट बी सम प्रेशर। जो ब्लड है वो किसके साथ फ्लो करना चाहिए? प्रेशर के साथ फ्लो करना चाहिए। तो वो प्रेशर कैसे, कौन क्रिएट करेगा? तो यहाँ पे कोई पंपिंग मशीन होनी चाहिए, जो ब्लड को क्या कर रहा है? पंप कर रहा है। तो हार्ट एज अ पंपिंग मशीन काम करता है, और ये ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट दी बॉडी। ठीक है। ब्लड की बात हो ही गई है। ब्लड वेसल्स क्या है? जिस तरीके से जो वाटर सप्लाई होती है वो कैसे होती है? पाइप्स के थ्रू होती है, कहीं पानी लीक नहीं करता है। तो उसी तरीके से जो ब्लड है, ब्लड की सप्लाई कैसे होगी? फाइन ट्यूब्स के थ्रू होगी, जिन्हें हम वेसल्स कहते हैं, क्योंकि हम में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब ब्लड कहीं पे भी फ्रीली फ्लो नहीं करता। ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हार्ट से। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हम हार्ट की देख लेते हैं। सबसे पहले हार्ट किस टाइप का होता है? इट्स अ फिब्रोमस्कुलर, हॉलो एंड कोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं सारे पॉइंट्स, फिर हम इसे डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखा जाए इसकी ओरिजिन कैसे होती है, तो इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है। पोजीशन देखिए कि कहाँ पाया जाता है, कहाँ सिचुएटेड होता है। तो इट इज प्रेजेंट इन thoracic cavity between the two
lungs slightly towards लेफ्ट, ठीक है। एंड एक जनरल वेट देखें तो लगभग 250 टू 300 ग्राम इसका वेट होता है, ठीक है। सो इसे हम समझते हैं। हार्ट के लिए कहा जाता है कि एक पर्सन का हार्ट जो होता है वो उसके क्लोज्ड फिस्ट के जितना होता है। मतलब जैसे हम अपने हाथ की ऐसे मुट्ठी बंद करते हैं तो इसी के जैसा क्या होता है, हमारा हार्ट होता है, ठीक है। तो हॉलो होता है अंदर से। क्यों हॉलो होगा? क्योंकि अंदर क्या फिल्ड होना है? ब्लड। डेफिनेटली इट मस्ट बी अ हॉलो स्ट्रक्चर। फिब्रो पहला वर्ड जो है हमारा फिब्रोमस्क्यूलर। देखिए हार्ट क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, जिसके थ्रू वो ब्लड को पूरी बॉडी में पंप कर पाता है। तो ये जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी है वो किसके पास होती है? मसल्स के पास। मसल्स के पास होती है तो इसका मस्कुलर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड फाइबर्स भी है क्योंकि कंडक्शन करना है। तो क्योंकि इनमें फाइबर्स और मसल्स दोनों के बने हुए होते हैं इसलिए इन्हें क्या कहते हैं कि दे आर फिब्रोमस्कुलर इन नेचर। हॉलो होते हैं एंड कोनिकल, मतलब क्या होते हैं? कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है इसलिए इन्हें कोनिकल कह रहे हैं। दूसरी चीज, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। मीजोडर्म क्या होती है? एम्ब्रियो जब डेवलप होता है तो उसमें 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। तो हमारी बॉडी जो है, बॉडी जितने ऑर्गन्स होते हैं एम्ब्रियो में वो इन्हीं तीनों लेयर्स की वजह से फॉर्म होते हैं, ठीक है। सो क्योंकि हार्ट का फॉर्मेशन मीजोडर्म से होता है इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं कि इट इज मीजोडर्मल इन नेचर, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। कहाँ प्रेजेंट होता है हमारा हार्ट? तो हमें पता है कि हमारा हार्ट जो है वो थोरैसिक कैविटी में होता है। क्या मतलब है थोरैसिक कैविटी का? हमारी बॉडी में डायाफ्राम नाम का स्ट्रक्चर पाया जाता है जो हमारी बॉडी कैविटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। अपर थोरैसिक कैविटी जिसमें लंग सिचुएटेड होते हैं एंड लोअर अब्डोमिनल कैविटी जिसमें स्टमक, इंटेस्टाइन, ये जो ऑर्गन्स हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है हार्ट हमारा? दोनों लंग्स के बीच में एंड स्लाइटली टुवर्ड्स दी लेफ्ट, लेफ्ट के तरफ थोड़ा सा सिचुएटेड होता है, ठीक है। वेट देखें तो लगभग 250 टू 300 ग्राम इसका वेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं हम, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए हमारा जो हार्ट होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इट इज 4 चेम्बर्ड। मतलब टोटल कितने चेम्बर्स इसमें होते हैं? 4 चेम्बर्स, ठीक है। जिसमें देर आर 2 upper chambers and 2 lower chambers। जो अपर चेम्बर्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? एट्रियम, ठीक है। एंड जो 2 लोअर चेम्बर्स होते हैं इनको हम कहते हैं वेंट्रिकल। इसका मतलब है कि 2 हमारे पास क्या हो जाएंगे? एट्रियम हो जाएंगे एंड 2 हमारे पास क्या हो जाएंगे? वेंट्रिकल्स हो जाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है बट है नहीं, थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है एंड ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं।
अगर आप डायग्राम अच्छे से समझ रहे हो तो थ्योरी समझने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसे ड्रॉ कर लेते हैं। पहले ड्रॉ करेंगे एंड देन उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। थोड़ी सी बस प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है इसमें, और कुछ नहीं। पहले लगता है देखने से कि थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इतना भी नहीं। बोर्ड में सीधे सीधे डायग्राम ही पूछ लिया जाता है इसका, तो थोड़ी रेगुलर प्रैक्टिस हमारे लिए ज़रूरी है। और अगर आप डायग्राम ही अच्छे से समझ रहे हो तो आपको चीज़ें भी ज़्यादा टाइम तक, लंबे समय तक याद रहती हैं और समझना चीज़ों को ईज़ी हो जाता है। चलिए, देखिए, इससे पहले कि हम लेबलिंग पे जाएं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक चीज़ जो हमें आगे भी बहुत ज़्यादा काम आएगी और अदर चीज़ों पे भी काम आएगी, वो ये है, जब भी हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, चाहे वो किडनी का स्ट्रक्चर हो, चाहे हार्ट का स्ट्रक्चर हो, अक्सर उसमें ये चीज़ रहती है कि लेफ्ट साइड कौन सा है, राइट साइड कौन सा है। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि हमेशा जब भी हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो हमारा जो राइट साइड रहेगा, वो डायग्राम का कौन सा साइड रहेगा? लेफ्ट साइड रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ देख लेते हैं, जैसे ये हमारा मेरा राइट साइड है, तो ये डायग्राम का कौन सा साइड हो जाएगा? लेफ्ट साइड। एंड ये दूसरा क्या हो जाएगा इसका? मेरा जो लेफ्ट साइड है वो डायग्राम का क्या हो जाएगा? राइट साइड। ये डिमार्केशन क्यों जरूरी है? क्योंकि अक्सर जो लेफ्ट साइड होते हैं एंड जो राइट साइड है, दोनों में डिफरेंस होता है, जैसे हार्ट के केस में डिफरेंस है। तो इसीलिए हमें पता होना बहुत जरूरी है कि कैसे हम इसमें, क्योंकि यूजुअली बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो जब भी ध्यान रखिएगा, कोई भी डायग्राम आप ड्रॉ करें, चाहे आप किडनी का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, चाहे आप हार्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, हमेशा जो आपका राइट साइड रहेगा वो हमेशा डायग्राम का क्या रहेगा? लेफ्ट साइड रहेगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेबलिंग शुरू करते हैं। ठीक है, सो लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज, मैंने आपको बताया था अपर चेम्बर्स हैं, आपको दिख रहे हैं अपर चेम्बर्स। जो अपर चेम्बर है उसको हम क्या कहेंगे? एट्रियम। एंड क्योंकि लेफ्ट साइड का है तो उसको हम क्या कहेंगे? लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, अब यही चीज अगर हम दूसरे साइड पे आ जाएं, तो ये भी एट्रियम है अपर चेम्बर। तो इसको हम क्या कहेंगे? एक मिनट, थोड़ा सा ये
यस, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा राइट एट्रियम। ठीक है, सो हमने देख लिया कि जो दो अपर चेम्बर्स हैं वो एट्रियम होते हैं, तो जो लेफ्ट साइड का है वो लेफ्ट एट्रियम हो जाएगा, जो राइट साइड में है वो क्या हो जाएगा, राइट एट्रियम। इसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। आप देखोगे डायग्राम से पता चल रहा है जो आपका लेफ्ट एट्रियम है उसका साइज क्या है, छोटा है इन कंपैरिजन टू दी राइट एट्रियम। इसका मतलब है जो लेफ्ट एट्रियम होता है इट इज स्मॉलर देन राइट एट्रियम। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो लेफ्ट साइड होता है हार्ट का, ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि विच साइड ऑफ हार्ट कंटेन्स प्योर ब्लड, दैट इज लेफ्ट साइड। मतलब जो लेफ्ट साइड होता है, चाहे लेफ्ट एट्रियम हो चाहे लेफ्ट वेंट्रिकल हो, उन दोनों में कैसा ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है। तो हम कह सकते हैं इट कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो एट्रियम होता है इसका काम ऑलवेज ब्लड को रिसीव करने का होता है ताकि ये आगे जाके उस ब्लड को वेंट्रिकल पे पास कर दे। तो अब लेफ्ट एट्रियम में जैसे मैंने बताया प्योर ब्लड है, तो ये रिसीव करेगा, तो ये कहाँ से रिसीव करेगा, प्योर ब्लड कहाँ से आ रहा है, ऑब्वियसली लंग से। ठीक है, सो इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम लंग्स। और किसके थ्रू करता है, अभी हम पढ़ेंगे, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब हम आ जाते हैं राइट एट्रियम में। सो राइट एट्रियम में जैसे मैंने बताया राइट साइड में कैसा ब्लड होगा, इम्प्योर ब्लड होगा, तो इट कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है, बॉडी ऑर्गन से, तो इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स। कौन लेके आता है बॉडी ऑर्गन से ब्लड, वेना कावा के थ्रू। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं नीचे वाले चेम्बर्स पे। ठीक है, तो लोअर चेम्बर्स क्या है हमारे, वेंट्रिकल। तो ये लेफ्ट साइड है तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये राइट साइड का है तो ये क्या हो जाएगा, राइट, सॉरी, so that will be right ventricle. So लेफ्ट वेंट्रिकल की हम बात करें तो जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या होगा, वेंट्रिकल का यूजुअली काम क्या होता है, वेंट्रिकल ऑलवेज ब्लड को रिसीव करने का काम करता है। तो कहाँ से रिसीव कर रहा होगा, ऑब्वियसली एट्रियम से, अपने अपने रिस्पेक्टिव एट्रियम से। लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम से रिसीव कर रहा होगा, जो राइट वेंट्रिकल है वो राइट एट्रियम से रिसीव कर रहा होगा। सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका चेम्बर सबसे स्मॉलेस्ट होता है, या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि इट हैज अ थिकेस्ट वॉल। सबसे स्ट्रॉन्ग वॉल किसकी होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल की होती है। और क्योंकि थिकेस्ट वॉल होती है इसी वजह से इसका चेम्बर का साइज क्या हो जाता है, वो छोटा हो जाता है। दूसरा लॉजिक यहाँ पे लगाते हैं कि क्यों छोटा होता है या क्यों थिकेस्ट वॉल होती है, बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल का काम होता है कि ये ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी पंप करेगा। अब थ्रू आउट द बॉडी पंप करना है तो प्रेशर मस्ट बी हाई,
तो प्रेशर ज्यादा होने के लिए इसकी वॉल क्या होती है, थिकेस्ट होती है। ठीक है, तो इसे हम लिख लेते हैं, इट हैज थिकेस्ट वॉल एंड इट pumps blood throughout the body। क्लियर है ये चीज? अब हम आ जाते हैं राइट वेंट्रिकल पे। तो राइट वेंट्रिकल कहाँ पंप करेगा ब्लड को? अब इसको पंप, इसके पास कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो इसको कहाँ भेजना होगा ब्लड को? लंग्स के पास, टू बी मतलब जिससे कि ब्लड क्या हो सके, प्यूरिफाई हो सके। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इट पंप्स ब्लड टू द लंग्स। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई आपकी। अब हम वन बाय वन करके करेंगे, केवल हम अभी लेफ्ट पोर्शन को कंसिडर करते हैं। ठीक है, अभी हम लेफ्ट की बात करते हैं, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लेफ्ट एट्रियम है दैट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। तो कौन लेके आता है? लंग्स से जो ब्लड लाने का काम करती है वो करती है पल्मोनरी वेन। जी हाँ, वेन यहाँ पे एक्सेप्शन है, क्योंकि वेन्स यूजुअली कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है विच कैरीज दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ये जो आपको ग्रीन कलर की ये दिख रही है, ये क्या है? पल्मोनरी वेन्स। टू पेयर्स पल्मोनरी वेन्स होती हैं। ठीक है, तो ये लेफ्ट में पाई जा रही है, तो ये क्या हो जाएगी? लेफ्ट पल्मोनरी वेन। ये ब्लड को कहां से लेके आ रही हैं? दे आर कैरिंग प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स एंड ओपन कहाँ होती है? इनटू द लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, पेयर्ड होती हैं ये पल्मोनरी वेन्स, टू पेयर्स होती हैं। इसी टाइप से इस साइड में ये जो हमें दिख रही है, क्योंकि ये राइट साइड में है, तो ये क्या हो जाएगी? राइट पल्मोनरी वेन। ये भी ओपन कहाँ होगी? ओपन तो दोनों ही कहाँ हो रहे हैं? लेफ्ट एट्रियम में ही। तो दोनों में डिफरेंस क्यों है? एक लेफ्ट से क्यों आ रही है, एक राइट से क्यों? क्योंकि एक पेयर आता है लेफ्ट लंग से ब्लड को प्यूरिफाई करते हुए लेके, और एक आता है राइट लंग से। दोनों ही ओपन कहाँ होंगे? इनटू दी लेफ्ट एट्रियम। आई थिंक ये चीज क्लियर है सभी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम, ब्लड आ गया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर लिया फ्रॉम द लंग्स थ्रू टू पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन। One pair is left pulmonary vein which comes from the left lung, and the another one is right pulmonary vein which comes from the right lung. They both open into left atrium। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में प्योर ब्लड आ गया। अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा? इनटू द वेंट्रिकल। नाउ वेंट्रिकल हैज टू पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। तो पूरी बॉडी में लेके जाने का काम कौन करता है ब्लड को? तो ये ब्लड को ले जाने का काम कौन करेगा? आर्टरी करेगी। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? एओर्टा। एओर्टा। तो पूरी बॉडी में ब्लड जो ले जाने का काम कौन कर रही है? वो एओर्टा करती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है कि इट इज दी
लार्जेस्ट आर्टरी। ठीक है, दूसरी चीज, इट कैरी ब्लड टू दी बॉडी ऑर्गन। जो प्योर ब्लड है उसकी सप्लाई जो की जाती है पूरी बॉडी में, वो किसके थ्रू की जाती है? एओर्टा के थ्रू। दूसरी चीज, एक चीज और आप नोटिस कर रहे होगे कि जो एओर्टा निकल रही है वो एक लूप लाइक फॉर्म कर रही है और लेफ्ट की तरफ टर्न हो रही है। ठीक है, तो क्योंकि एओर्टा इस टाइप से पल्मोनरी, मतलब ये जो वेसल्स दिख रही हैं इनके ऊपर एक लूप लाइक फॉर्म कर रही है, तो इसके लिए ये एक फॉर्म करती है लेफ्ट एओर्टिक आर्च। इसको कहते हैं लेफ्ट एओर्टिक आर्च, क्योंकि ये किसकी तरफ टर्न है? लेफ्ट की तरफ। अब इस टाइप से टर्न होके थ्रू आउट द बॉडी जो भी ब्लड है उसकी सप्लाई करती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं राइट पोर्शन में। सो राइट में जो हमने ये बात की कि वेंट्रिकल्स, जो राइट एट्रियम है वो ब्लड को रिसीव करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा बॉडी से, तो वहां उसमें ब्लड लाने का काम कौन कर रही है? वेना कावा। ठीक है, तो 3 मेजर ओपनिंग होती है राइट एट्रियम में। एक तो क्या होती है, आप देख सकते हो ये जो मोटी वेसल्स है इसे हम कह रहे हैं सुपीरियर वेना कावा। वेना कावा क्या होती है? थिकेस्ट वेन होती है। एंड ये सुपीरियर बोल रहे हैं क्योंकि ये बॉडी के जो अपर पार्ट्स होते हैं वहां से ब्लड को लेके आती है। तो हम कह सकते हैं इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, ऐसे ही हमें नीचे बॉडी के नीचे पार्ट्स के जो लोअर पार्ट्स है वहां से भी ब्लड चाहिए, तो वहां से ब्लड लाने का काम कौन करते हैं? इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि इट कैरी deoxygenated blood from lower body parts। clear? तो अपर एंड लोअर बॉडी पार्ट्स में तो आ गया ब्लड, वहां से आ गया। तीसरी जो मेजर ब्लड जो वापस आता है वो ये होता है हार्ट इटसेल्फ। हार्ट की वॉल पे भी तो, वहां पे भी तो ब्लड की सप्लाई करनी है। तो हार्ट से जो ब्लड वापस आ रहा है बाहर उसकी जो वॉल पे, तो उससे जो ब्लड आ रहा है वो आता है थ्रू कोरोनरी साइनस। तो 3 ओपनिंग्स हो गई राइट एट्रियम में। कौन कौन सी 3 जगह से ब्लड आ रहा है? सुपीरियर वेना कावा के थ्रू, इंफीरियर वेना कावा के थ्रू एंड कोरोनरी साइनस के थ्रू। ये कोरोनरी साइनस आपको डायग्राम में नहीं शो किया जा सकता है, बट ये तीनों चीजें ओपन होते हैं इनटू द राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम इन तीनों से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उनको ये रिसीव करता है। ठीक है, ओके फाइन। राइट एट्रियम में आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ से कहाँ जाना है इसको? राइट वेंट्रिकल में, ताकि जो राइट वेंट्रिकल है इस ब्लड को प्यूरिफाई होने के लिए लंग्स तक भेज सके। तो अब राइट वेंट्रिकल के पास आ गया ब्लड, तो अब ये किसके थ्रू भेजेगी? लंग्स के पास पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी जो है, पल्मोनरी आर्टरी पेयर्ड होती है, एक लेफ्ट एंड एक राइट। सो ये लेफ्ट साइड में है तो ये क्या हो जाएगी? लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। सो ये क्या कर रही है? इट कैरी ब्लड टू द
लंग्स, ऑब्वियस सी बात है, कहीं पे भी अगर पल्मोनरी वर्ड है तो वो किसके लिए आया होगा, लंग्स के लिए ही आया होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगी, लेफ्ट लंग। ठीक है, आप लिख सकते हो यहाँ पे द लेफ्ट लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन। इसी तरीके से दूसरे साइड वाली क्या हो जाएगी, राइट पल्मोनरी आर्टरी, एंड ये ब्लड को कहाँ लेके जा रही है, blood to the right lungs for their purification। ठीक है, सो मेजरली ये सारी चीजें हो गई, हमने ये हार्ट का स्ट्रक्चर जो था वो हमने वो पूरा देख लिया। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी तक के लिए ये कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर हम इसे अच्छे से एक बार करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।